हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करते मस्त और जबरदस्त हो गए। हमारी पेड कोर्स की एग्रोनॉमी की फर्स्ट क्लास है। हमने बोला था मैराथन टाइप की हम लोग एग्रोनॉमी के में खत्म करें, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इस क्लास से बनेंगे और मल्टीपल को अलग क्लास से करेंगे, है ना। वो यूट्यूब पे चलेगी। ये तुम्हारी प्राइवेट क्लास उन्हीं बच्चों को जो पेड कोर्स में बच्चे ज्वाइन है। इसमें हम लोगों ने थ्योरी पूरी है। आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और पीपीटी के नोट्स चाहिए, पीपीटी के नोट्स मिल जाएंगे। अच्छे तरीके से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार देख लेना। हम लोग एग्रोनॉमी के बात करने वाले सिंचाई जल निकास, सिंचाई चैप्टर जल निकास और लवड़ी और क्षारीय मृदा चैप्टर 1 और 2 3, है ना। पेड कोर्स के लिए है, तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज जानेंगे। एक एक चीज आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ठीक, सिंचाई किसे कहते हैं? सबसे पहले सिंचाई कहते किसे हैं? तो फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। क्या बोला? फसलों को उचित वृद्धि और विकास के लिए, उचित वृद्धि और विकास के लिए जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। एक तो ये वाली, अगर आप ये वाली भूल जाना, ये लिख देना इतना कि फसलों को कृत्रिम रूप से, फसलों को कृत्रिम रूप से, अच्छा यहाँ पे कृत्रिम का मतलब क्या है? कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल तरीके से, ट्यूबवेल के द्वारा ना। कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को, किसकी? जल, फोन अपने अपने जेब में रख लो 1 घंटे के लिए। जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। ठीक, या तो इतना कि फसलों की उचित वृद्धि और विकास के लिए, भाई प्लांट की वृद्धि के लिए और विकास के लिए जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। याद हो गया इतना तो, कि फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। ये क्यों की जाती है? मिट्टी में नमी को, या मिट्टी में नमी की कमी को पूरा करने के लिए मानव द्वारा दी गई जल की व्यवस्था को सिंचाई कहते हैं। आप ऊपर वाली परिभाषा को लिख लोगे। अब यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, क्या आता है? तो आप बोलोगे सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, मृदा की नमी किसे नापी जाती है? मृदा की नमी, जो अलग से लगा इसको लिखते चलना गुड़िया, नमी, हाँ इसको लिखते चला। क्या बताओगे? टेंसियोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? टेंसियोमीटर के द्वारा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है टेंसियोमीटर के द्वारा। मृदा में की नमी किससे नापी जाती है? टेंसियोमीटर के द्वारा जाती है। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। नमी किससे नापी जाती है? चलें नेक्स्ट पेज की ओर। ठीक, देखिए अब हम लोग बात करते हैं सिंचाई। सिंचाई की विधियां कितनी है? तो आप बोलोगे सर सिंचाई की विधियां तो 4 होती। कितनी होती है? 4 होती। ऊपर देखते रहे, पृष्ठीय सिंचाई के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या, ऊपर देखते रहे गुड़िया, पृष्ठीय सिंचाई। अच्छा, पृष्ठीय सिंचाई कहते किसे हैं? पृष्ठीय सिंचाई वो सिंचाई होती है जो भूमि के ऊपरी सतह पर पानी दिया जाता है। किसके? भूमि के ऊपरी सतह के रूप में सिंचाई दी जाती है। ठीक, छिड़काव विधि, बौछारी विधि। बौछार के रूप, फवारा विधि तुमने देखा होगा बागों में, गार्डन में फुवारा के रूप में जो की जाती है ना, एक नोजल टाइप के ऊपर निकली जाए, वहां फवारा के रूप में सिंचाई की जाती है ना, उसे फवारा विधि कहते हैं। फिर उसके बाद अधोपृष्ठीय विधि। अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि का मतलब होता है डियर कि भूमि के अंदर नाली बना के, जैसे सपोर्टेड यहाँ पे हमें पानी की जरूरत है, ये हमारा ट्यूबवेल है, यहाँ पे तो हमारा ट्यूबवेल से पानी निकला, हमें पानी कहाँ जरूरत पड़ रही है? यहाँ जरूरत पड़ रही है। अब इसमें बीच में रास्ता आ रही है, दूसरे का खेत आ रहा है, तो कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया, ये अपना ही खेत आ रहा, तो हम इसके नीचे नीचे जमीन के अंदर नाली डाल दी, जमीन के अंदर पाइप डाल दी प्लास्टिक की, और जहां पे हमें पानी चाहिए उस खेत में बीच में, वहां पे हमने ऊपर को निकाल दिया। तो इसे बोले अधोपृष्ठीय सिंचाई। तो भूमि की निचली सतह के रूप में जो सिंचाई की जाती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अधोपृष्ठीय सिंचाई बोलते हैं। अधोपृष्ठीय सिंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधोपृष्ठीय सिंचाई बोलते हैं। क्लियर हुई बात इतनी सी?
अब आता है टपकदार या ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप विधि वह विधि होती है जो भूमि की निचली भूमि की जड़ के पास में बूंद बूंद के रूप में जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। अब इसके ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको आपको डायग्राम के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। पहले आप एक बार ऐसे ऊपर ऊपर देखिए। बाढ़ विधि किसे कहते हैं? बाढ़ विधि का मतलब होता गेहूं में पूरे धान का खेत देखा, पूरे खेत में एक साथ पानी छोड़ दिया गया, उसे क्या बोलेंगे? बाढ़ विधि बोलेंगे। बरहा पट्टी का मतलब है कि हमें खेत में पानी लगाना तो बीच में एक बरहा बना दिया गया, एक खेत को 4 प्लाटों में बांट दिया। जैसे सपोज डेट हमारा खेत है, अभी डायग्राम से भी समझाएंगे आपको, तो उसको बीच में बरहा बना दिया, इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, बरहा पट्टे। क्यारी विधि क्या होती है? तुमने सब्जियों में देखी होगी, छोटी छोटी क्यारी बना के, जैसे 1 क्यारी, 2 क्यारी, 3 क्यारी, 4 क्यारी, तो इसमें पहले भर लिया, फिर इसमें भर लिया, फिर इसमें भर लिया, फिर इसमें भर लिया, फिर इसमें भर लिया, इसमें भर लिया, एक क्यारी विधि हो गई। रखे थाला विधि जो होती है बागों में प्रयोग की जाती है। अब इनके सबके डायग्राम दिखाएंगे आपको लोग। कूड़ विधि जो होती है गन्ना में और आलू में कूड़ बनाए जाते हैं, तो कूड़ विधि से किसी चाहिए। अब इनके हम लोग विधि डायग्राम से आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। देखिए फ्लूइड मेथड बाढ़ विधि किससे कहते हैं? मिट्टी की सतह पर पानी भरकर फसल को पानी दिया जाता है। बिल्कुल देखो इसमें क्या किया हमने, पूरा खेत है, आपको दिख रहा है इमेज के थ्रू, पूरे खेत में एक साथ पानी सरासर कर दिया। डायग्राम बनाई दोगे आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, इसमें क्या होता है? पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती, पानी की अधिक मात्रा की इसमें आवश्यकता होती है। यहाँ पे ये सिंचाई की विधि वहीं पे प्रयोग की जाती है जहां पर पानी अधिक मात्रा में है। अभी इस विधि में दिक्कत ये आती है, अगर खेत हमारा ऊपर नीचे है तब तो ये विधि नहीं काम आएगी, क्योंकि और ऊपर नीचे है तो नीचे वाला बराबर फट जाएगा। इसके लिए खेत समान होना चाहिए। इसके लाभ क्या क्या है, हानियां क्या क्या है? लाभ में लिखोगे क्या? इसमें श्रम की आवश्यकता कम होती है, देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती। एक साथ पानी छोड़ दो, रात भर खेत में चलता रहा और मोटर पर बैठ के सो गए। ऐसा होता कि नहीं? गन्ने में चल रहा, पूरी रात गेहूं में चल रहा है, और अगर मान लो सब्जी में लगाना है एक साथ छोड़ देंगे और भर गया एक साथ में तो नुकसान हो जाएगा। और इसमें हानियां क्या है? एक समान खेत होना चाहिए, नुकसान हो जाएगा। अधिक पानी की आवश्यकता होती है ये चीज। तो ये चीज समझ में आएगी बाढ़ विधि कैसी होती है। नंबर 2 देखिए, अगली आ गई हमारी क्यारी विधि। कौन सी? क्यारी विधि। अब इसमें क्यारी विधि से डायग्राम से थोड़ा कम समझ में आ रहा है। छोटे मेड़ों से घिरे थालों में जैसे हमने ये देखो छोटी छोटी क्यारी बनी है, इसके अंदर छोटी छोटी क्यारी बनी है, तो इनके अंदर सिंचाई की जाती है। क्यारी भी सबने देख रखा होगा, तुमने सब्जियों में फूल गोभी में छोटी छोटी क्यारी बना, सब गांव के बच्चे हम तुम तो देख ही रहे। समझ में आई बात कि छोटे छोटे मेड़ों से घिरे थालों में नालियों के द्वारा बहता पानी दिया जाता है। सतही सिंचाई की सबसे आम विधि है, क्योंकि आजकल क्यारी विधि द्वारा है, क्योंकि सबको क्या चाहिए कि यार कहीं फसल में पानी ज्यादा भर गया तो नुकसान हो जाएगा हमारा, तो क्यारी विधि में क्या हमारा कंट्रोल होता। छोटी क्यारी भरी तो दूसरे खेत में हमने सिंचाई, दूसरी क्यारी में हमने सिंचाई करना चालू कर दिया। गेट बंद कर लो। ठीक, जैसे गेहूं में, मूंगफली में, बाजरा में आदि में मुख्य रूप से इसकी कमी भूमि का बड़ा भाग मेड़ी बनाने में। अब इसकी हानियां क्या है? हानियां ये होती हैं, अभी नहीं चलेगा, लाइट नहीं है। हानियां क्या होती है इसकी है कि हमें मेड़ बनाने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेबर की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, समय अधिक लगता है, ये हानियां है। लाभ क्या है? पानी की बचत होती है, फसल का नुकसान नहीं होता है, तो फसल का नुकसान कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। समझ गए बात को? अगले देखिए, अगला हमारा क्या है? हाँ, रिंग मेथड। तो रिंग मेथड आपने देखा, पेड़ के चारों ओर गोल थाला बनाकर पानी देना है ना। पेड़ के चारों ओर गोल थाला द्वारा बनाकर पानी देने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको रिंग मेथड बनाते हैं। पोर्ट्रेट में लीजिए खड़े में। ठीक, आम में, अमरूद में, नींबू। बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में 1 नंबर में कि बागों में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो बागों में बात करेंगे हम लोग कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो थाला विधि प्रयोग की जाती है। विशेष इधर से सामने से क्या बोला? रिंग मेथड कहां लिया जाता है हमारा, कौन से यूज किया जाता है? ओनली हमारी कि बागों में प्रयोग की जाती है। कहां पे? बागों में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है?
थाला विधि प्रयोग की जाती है। क्लियर हुई इतनी सी बात? तो आप देख भी रहोगे डायग्राम के थ्रू। देखो ये क्या हुआ, इसके बीच में पेड़, बीच में बरहा। इसकी दो टाइप की होते हैं, खड़े में रखें। दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप देखो एक इस तरीके का होगा, मतलब बीच में तो पेड़ लगा हमारा, बीच में क्या लगा हमारा, पेड़ लगा है और पानी दिया जा रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ जाती है कि पानी जड़ के पास में चिपक जाता है, और पानी जड़ के पास में चिपक जाएगा तो हमें दूसरा क्या, इसमें जमीन की ज्यादा आवश्यकता होती है। सबके लिए अलग अलग बनाओ, मतलब जितनी लाइनें होती है उसके लिए अलग अलग बनाओ। तो इसके लिए एक सेकेंड मेथड हमारा आता है। क्या सेकेंड मेथड हमारा ये होता है, इस तरीके से। इसमें फायदा क्या होता है, तो आप देखोगे इसमें जो फायदा होता है, एक ही नाली से एक मेन लाइन से हम लोग क्या कहते, दोनों भागों को, मतलब बीच में हम मेन लाइन बना दे रखे, और इधर के भी पौधे का हो जाएगा और इधर के भी पौधे का हो जाएगा, है ना, दोनों का हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब आती सीमा पट्टी विधि। खेत की विभिन्न पट्टियों स्ट्रिप में विभाजित किया जाता है, तो सीमा पट्टी विधि देख लीजिए। इसमें जिसे मेडो रीड्स कहते हैं, इसमें 0.5 से 1% तक ढलान वाला खेत है, मतलब ढलान वाला खेत होना चाहिए, है ना, उपयुक्त होता। मध्यम से भारी बनावट वाली मिट्टी फसलों के लिए उपयुक्त होती है, या विद रेतीली मिट्टी के लिए, जहां ढलान होती है तो ऊपर से पानी डाला गया, नीचे से लगता चला गया रखे की, है ना। एक आती है कंटूर विधि, किसी कहती, तुमने पहाड़ों पर जो खेती की जाती है कंटूर द्वारा, पहाड़ों पर देखिए छोटे छोटे पहाड़ को ऐसे क्यारी बना के कंटूर विधि हो जाती है, सिड्डी नुमा कंटूर विधि की जाती है। आगे देखिए सर, अधोमृदा किसे कहते हैं, सबसोइल किसे कहते हैं। पानी को भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से, क्वेश्चन आता है सबसोइल किसे कहते हैं, तो सबसोइल का भूमि की ऊपरी सतह को तो हम लोग सबसोइल कहते हैं। लेकिन पानी को भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से खेत में खाई श्रृंखला में लागू किया जाता है। खेत में खाई के रूप में श्रृंखला में, मतलब खाई मतलब ऊपर से नीचे की ओर। आमतौर पश्चिमी देशों में किया जाता है। कहां पे? पश्चिमी देशों में किया जाता है। भारत में केरल में किया जाता है ना, जो नारियल के बगीचे होते हैं ऊपर से नीचे कहते हैं। और कश्मीर में रेतीली दोमट मिट्टी में सब्जियों के लिए अधिक प्रयोग की जाती है। ठीक, ये आगे, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा है फवारा विधि। सबने देख रखी फवारा, स्प्रिंकलर विधि किसे कहते हैं। तो इस यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी को किसी फसल या मिट्टी की सतह पर दबाव के साथ दिया जाता है, जो स्प्रे के रूप में, मतलब फवारा का मतलब है, जैसे सपोज डेट अभी डायग्राम के, इस प्रणाली में स्प्रिंकल हेड या नोजल लगे होते हैं। नोजल का मतलब क्या था अभी बताएंगे, जो मेन लाइन को आगे और एक पाइप यूनिट से जुड़ी होती है। अब इसको डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए एक नोजल है, इसमें क्या हुआ, ये चीज है रखे, तो देखिए फवारा के रूप में हमारे क्या हुआ, छिड़काव किया जा रहा है। दिख रहा आपको? हाँ, चारों साइड रख के इस तरीके से एक मेन लाइन जाती है, उसमें छोटे नोजल लगा दिया जाता है, वहां से पानी इस तरीके से फवारा के रूप में क्या छिड़काव होता है। इससे पानी की बचत होती है। दूसरा क्या होता है कि हमें जितनी मात्रा में पानी देना हो तो उतनी मात्रा में उसको करेंगे, हाँ, और समय पर जितनी हमें देनी है क्वांटिटी भी देखना पड़े। और तीसरा इसका फायदा क्या, हम फर्टिलाइजर भी साथ में दे सकते हैं, और हम चाहें इसको लिक्विड की फॉर्म में फर्टिलाइजर मतलब खाद भी दे सकते हैं। तो आपको डायग्राम अगर पेपर में आता है तो विद डायग्राम से करना, ये क्वेश्चन आता जरूर है। कितना भी छोटा करो तब भी 4 पेज का बोर्ड में हो जाएगा, क्योंकि एक पेज में एक लिखोगे, डायग्राम लिखो, लाभ हानियां भी लिखोगे। क्वेश्चन ऐसे आता है, सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई का वर्गीकरण कीजिए, किसी एक विधि का वर्णन करिए। तो किसी एक विधि का, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहते हो। आगे देखिए ड्रिप इरिगेशन किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है ड्रिप इरिगेशन सबसे पहले कहां हुई थी, इजराइल में। कहां पे? इजराइल में। क्वेश्चन आता है ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत किस देश से हुई थी। ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद, ड्रिप का मतलब बूंद, पल्ट बूंद।
अब देखो समझोगे। इजराइल से परिचय हुआ। ड्रिप या ट्रिकल विधि सिंचाई के नवीनतम तो सबसे नई विधि है, तरीकों में से एक है। इसमें पानी की कमी वाले राजस्थान के एरिया में पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो वहां पे इसी विधि का प्रयोग करते हैं। और लवणता की समस्याओं वाले क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय, जहां की भूमि हमारी लवड़ी है वहां पे की जाती है। इस सिंचाई को यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से निरंतर बूंदों के रूप में पानी के सटीक लेकिन धीमी गति से प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिससे पानी पहुंचने वाली लेटराइल लाइनों के साथ चयनित बिंदुओं पर स्थित होता है, जिसे डीपर्स कहते हैं। डायग्राम के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या हुआ, देखो ड्रिप घुमा दिया, पड़ी ये हो गया ऐसे, तेरा फोन फेंक दूंगा जब मैं रख ले। इसमें देखो क्या हुआ, लाइनें पड़ी हुई बूंद के रूप में। अब इसकी जड़ के पास में, इसकी जड़ के पास में नोजल लगे होते हैं छोटे छोटे, जहां से पानी बूंद बूंद के रूप में दिखता है रखे। या तुम इस तरीके से देख लो रखे, जैसे नींबू का पेड़ है या हमारी सब्जी वर्गी है, तो उसके नींबू का पेड़ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो यहीं पे हमने एक नोजल कर दिया, तो यहाँ से एक एक बूंद करके पानी निकलता रहेगा। तो इस अवस्था में पानी देने की जरूरत ही नहीं है क्या? हाँ ये तो किसी फसल है जाके क्या यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का सिंचाई किया। इसमें क्या है, पानी को यहाँ पे नोजल है इसके कहीं ना कहीं पे, तो नोजल से पानी रिसता रहता है, उसके पास पहुंचता रहता है। इससे पानी की बचत होती है ना। भूमि लवड़ी है तो उससे ज्यादा में इंप्रूव होता है। राजस्थान के एरिया में सबसे ज्यादा किया जाता है। आजकल इसी विधि का ज्यादा प्रमोशन हुआ रहा है। आगे देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें जो आपके एग्जाम में आते हैं। इस विधि में पानी का उपयोग आर्थिक रूप से बहुत कम किया जाता है, क्योंकि गहरे रिसाव और सतह के बाष्पीकरण के कारण होने वाले पानी के नुकसान को, बिल्कुल सर, अगर धूप बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर अगर हम ओपन के द्वारा बरहा विधि से करें, पानी बहुत ज्यादा भाप द्वारा उड़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये बचत हो जाती है। तो पानी कमी है तो बचत। ड्रिप सिंचाई पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक उपयुक्त होती है, बिल्कुल से, जहां पानी की गुणवत्ता सीमांत हो, स्थलाकृति हो, कैसी भी हो, मिट्टी की गहराई बहुत कम हो और श्रम कार्य महंगा होता है। इसमें एक चीज भाई, श्रम की कार्य भी महंगा होता है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए और मेन चीज है पैसा होना चाहिए। अब आम किसान के पास, जिसके पास बेचारा 4 बीघा जमीन ही है, 1 बीघा इस खेत में 1 बीघा दूसरे, वो कहां तक ड्रिप इरिगेशन लगा पाएगा? तो इसके लिए तो आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसे की आवश्यकता होती है। फलदार बगीचे, सब्जियों, अंगूर, केला आदि के लिए सबसे अच्छी है, खरपतवार बहुत कम उगते हैं। आगे देखिए, सिंचाई दक्षता इसकी कितनी होती है? 90। एक क्वेश्चन जीआरएफ में आया हुआ था, मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप में क्वेश्चन आया था कि ड्रिप इरिगेशन की सिंचाई दक्षता कितनी होती है? 90% होती है। क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में कि ड्रिप सिंचाई की दक्षता कितनी होती है? 80%, 70%, 90%। तो 90%। अच्छा सर 90% का मतलब क्या है? मतलब अगर हम 100 लीटर पानी दे रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन में 90% 90 लीटर पानी यूज हो जाता है फसल में। और बाकी अगर और विधि में देखोगे, अगर तुम 100 लीटर पानी दे रहे हो तो बहुत सारा तो बरहे में ही नुकसान हो जाएगा। तुम जब हम भी पानी लगाते हैं खेत में, होता क्या है कि पानी यहां से लगा दिया, मतलब दूर खेत है, तो आधे घंटे तो पानी खेत में पहुंचने में लग जाता है, पनियावन जिसे कहते हैं। होता कि नहीं होता? देखा कि नहीं देखा? मान लो यहाँ पे मोटर है और 1 किलोमीटर दूर पानी ले जाना है, तो और बाई आधे घंटे लाइट आए, पानी पहुंच पाया वहां तक, और जब तक फिर लाइट चली गई पानी सूख गया, फिर पहुंचा फिर से सूख गया, तो वो तुम्हारा इजी नहीं हो पाता। नहीं, इसमें ऐसा नहीं, इसमें 2 मिनट के अंदर खेत में, क्योंकि पानी कहाँ बाष्पीकरण होगा, कोई खरपतवार नहीं ले पाएंगे भाई। अगर बीच में कोई है खरपतवार उग गया, वो भी तो अपना पेट भरेगा। वो थोड़ी का अगर हमें भोजन मिल जाए रसगुल्ले, हम इनको थोड़ी खिला देंगे, पहले हम खाएंगे, जब हमारे पेट से बचेगा तो इनको खिलाएंगे। सतही में 60% होता है सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर में, फुहारे में 70 से 80% होते। चुप रहे। उर्वरक फर्टिगेशन या अन्य रासायनिक सुधारकों, कम्युनिकेशन के व्यक्तिगत अलग अलग पौधों के लिए कुल सब, मतलब इसमें कि इसमें हम ड्रिप इरिगेशन में भी और फवारा विधि में भी हम लोग क्या है, सिंचाई का, फर्टिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब खादों का भी साथ में लिक्विड, जैसे मान लो जहां से हमने पानी छोड़ा वहां पे हमने क्या किया, सपोर्टेड, जैसे हमारा यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से पानी जा रहा है तो हमने यहाँ पे एक टोटी लगा दी और इसमें से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा जाके, यहाँ से हमारा पानी खेत में पहुंचता चला जाएगा, तो पूरे खेत में भी आसानी से मिल जाएगा रख के। तो ये चीज का फायदा होता है। इस ड्रिप प्रति डीपर पानी की डिस्चार्ज दर आमतौर पर 1 से 8 लीटर प्रति घंटा होती है। मतलब 1 घंटे में कितनी, एक डीप से, एक नोजल से कितना पानी निकलेगा? 1 से 8 लीटर।
और इसका द प्रेशर कितना होता है 1 से 2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। स्प्रिंकलर में 2.4 से 4 पॉइंट होता है। ये आपको इतनी विधि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर यूपी कैडेट की तैयारी करो, किसी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी करो, तो वहां ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, सब्जी और फूलों की खेती के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं सिंचाई विधि ड्रिप जो था टाइफून विधियों में गन्ने में, कहां पे, गन्ने की विधि में संशोधित रूप है। अच्छा, टाइफून विधि क्या है? गन्ने में 3 विधि देखी होंगी। एक तो लोग पापा लोग क्या करते हैं, तो आपने देखा होगा क्या करते हैं, जैसे मान लो एक तो क्या होता है, जैसे कोई खेत है हमारे पास में, इसमें नाली बन गई ये वाली गन्ने के द्वारा, इसमें गन्ना कर दिया बोएगा। दूसरी विधि क्या होती है, एक जैसे खेत है, हम 2 गन्नों को एक पास में बोएंगे, फिर 2 फुट की जगह छोड़ देंगे, फिर 2 क्यारी एक साथ, इसे ट्रेंच मेथड बोलते हैं। आजकल इसी विधि का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। और टाइफून विधि क्या होती है, रिंग मेथड में एक, फिर थोड़ी जगह छूटी, मतलब गोलाई के टाइम में, मतलब गन्ने कैसे लगेंगे, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे काट करके टाइफून विधि बना के देखेंगे। यह विधि अच्छी है, लेकिन इसमें खर्चा बहुत आता है, विशेषज्ञ की जानकारी होती है, लेकिन किसान लोग अब जागरूक हो गए, इस विधि का प्रयोग करते। अच्छा, इस विधि में फायदा क्या है, गन्ना लगा दिया, बीज की 3 फुट जगह खाली है, हमने बीच में क्या लगा दिया, गेहूं लगा दिया, सरसों लगा दी, मूंगफली लगा दी, कोई सब्जी वर्गी फसल लगा दी, तो हमारे गन्ना भी तैयार हो गए। क्योंकि गन्ना जब बो देते हैं 3 महीने तो गन्ना में कुछ होता ही नहीं, इतना इतना गन्ना हो पाता था, और 3 महीने में तो सब्जी की फसल उगाएगी। तो इसीलिए या धनिया बो दिया, मूंगफली बो दिया, कोई भी ऐसी फसल बो दी इसका 3 से 4 महीने में ग्रो हो गया। हम लोग तो हमारे इधर से ज्यादातर क्या है, गन्ने में हम लोग गेहूं उगाते हैं। जैसे गन्ने की बुआई हम लोगों ने क्या किया, अगस्त में कर दी, सितंबर में, जैसे गन्ने बुआई उसके बाद गेहूं उड़ा दी अक्टूबर में। अब गन्ने की जो बढ़वार है कब होती है, मार्च के बाद बढ़ेगा, बरसात के मौसम में, तब तेजी से। उधर मार्च में हमारा गेहूं कट गया, तो हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाता है, और हमें समय पर, हमारे पास कम खेत है तो उस कम खेत की आवश्यकता के अनुसार पूर्ति हो जाती है। आगे देखिए, अब हमारा आता है जल निकास। कृषि जल निकास खेत की सतह या अधो सतह से, ऐसे याद रखो कि भूमि से अतिरिक्तपन फसलों की वृद्धि और विकास के लिए भूमि से, खेत से अतिरिक्त जल बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं। क्या बोला, भूमि से मतलब खेत में ज्यादा पानी भर गया तो अधिक मात्रा में भर गया, उसको निकालने की क्रिया को क्या बोलेंगे, जल निकास बोलेंगे। भूमि से अतिरिक्त मात्रा में पानी निकालने की क्रिया, जल निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं। तो समझना, जल निकास और सिंचाई में अंतर क्या है, जल निकास में पानी निकाला जाता है और सिंचाई में पानी दिया जाता है। जल निकास में खेत का स्तर घटता है, पानी का स्तर घटता है ना, और सिंचाई में पानी का स्तर बढ़ता है। ठीक, अभी इसमें अंतर हम भी बताएंगे। ठीक, अभी इसके बारे में हम आगे बता रहे हैं, हम आने दो, कोई दिक्कत नहीं। जल मांग किसे कहते हैं, किस, समझिए, फसलों की उचित बुवाई के लिए, फसलों की बुवाई से लेकर कटाई तक, फसलों की बुवाई से लेकर कटाई तक जितने पानी की आवश्यकता है उसे जल मांग कहते हैं। क्या बोला, किसी फसल को बोने से लेकर, बुवाई से लेकर काटने तक उसकी पूरी अवधि में जितनी पानी की आवश्यकता होती है उसे जल मांग कहते हैं। क्लियर हुआ, क्या बोला, फसलों की बुवाई से लेकर कटाई तक जितने पानी की आवश्यकता हुई उसे जल मांग कहते हैं। इसे मिलीमीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, और हेक्टेयर में भी नापा जाता है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टेयर में। जलमांग बराबर क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन सर, भाई जब हम पानी देंगे कुछ ना कुछ तो बाष्प बन के भी उड़ जाएगा पजरा, कुछ बाष्पीकरण भी होगा नालियों के द्वारा, कुछ विशेष क्रियाओं की आवश्यकता द्वारा नष्ट भी होगा। मान लो हमने क्या किया, निराई गुड़ाई कर दी, जब निराई गुड़ाई करेंगे तो नीचे तो पानी, मतलब भूमि नमी, ऊपर आके तो क्या हो जाएगी, भूमि की नमी कम हो जाएगी विशेष क्रियाओं के द्वारा। तो जलमांग बराबर बाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण और विशेष कार्य। ठीक, आगे ये तो आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है कि सबसे अधिक जलमांग किसकी होती है। मान लो बोर्ड में आ गया कठिन क्वेश्चन बनाने के लिए, कंपटीशन में तो आता है, तो किसकी, धान की। धान की कितनी होती है, 1200 से 1500 मिलीमीटर।
नहीं नहीं नहीं, उसमें गन्ना पानी में रहता है। गन्ने तुमने देखा होगा गन्ने में, धान में क्या पानी हमेशा भरा रहना चाहिए। आगे 4 या 5 महीने की क्रॉप है धान, हाँ और गन्ने तो 2 साल की है। तो गन्ना 2 साल का, 1 साल की आती रखे, वो 2 साल उसको हम पेड़ी ले लेते, पेड़ी का मतलब उसकी की जड़ से दूसरी फसल ले लेते हैं। मतलब क्रॉप का बीज तो एक है ना, बस पानी तो वो भी ले रहा है। हाँ पानी इतना नहीं ले रहा, वैसे तो 1 साल की और भी फसलें हैं। धान में क्या है, पानी उसमें भरा ही रहना चाहिए। बारिश पानी का ज्यादा धान में क्या है, नहीं नहीं, धान में पानी भरा ही रहना चाहिए। अगर धान की ऐसी फसल है और पानी भरा नहीं है तो हमारा क्या होगा, धान में ग्रो नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा और उसकी उपज अच्छी नहीं होगी। गेहूं की जलमांग कितनी होती है, 350 से 400। अब देखो गेहूं भी धान 6 महीने की फसल है, धान भी 6 महीने की फसल है, लेकिन गेहूं धान की सबसे ज्यादा, गेहूं की बहुत कम है। तो डिपेंड करता है क्रॉप पे। बाजरे ज्वार की सबसे कम होती है 250 से 300, सबसे अधिक होती है धान की 1200 से 1500, और गेहूं की 350 से 450, और ज्वार बाजरा की 250 से 300। अब आता है जलमांग। जलमांग को प्रभावित, क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में कि जलमांग की परिभाषा लिखिए, जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो जलमांग को प्रभावित करने वाला कितने कारक है, 3 कारक है। नंबर 1 जलवायु कारक, नंबर 2 भूमि कारक, नंबर 3 पौधों के गुण और कृषण क्रिया का। अब जलवायु कारक तापक्रम, वायु की गति, आर्द्रता। अगर इसको लिखोगे कैसे, ऊपर देख ले विशेष योगेश, लिखोगे कैसे, अगर इधर देखो, पहले तो परिभाषा लिख दोगे जलमांग की, फिर क्लासिफिकेशन बना दोगे। अब इसके अंदर कैसे लिखोगे, सर आप तो अंदर नहीं लिखवाओगे, हम तो नहीं लिखवाएंगे अंदर, लेकिन लिखो, अगर तापमान अधिक होगा तो जलमांग की, पानी की आवश्यकता अधिक होगी तो जलमांग अधिक होगा, अगर तापमान कम होगा तो जलमांग की कम होगी, अगर वायु की गति अधिक होगी तो पानी अधिक उड़ेगा तो जलमांग अधिक होगा, और वायु की गति कम होगी तो पानी की कमी कम होगी। आर्द्रता, प्रकाश विकिरण, फिर भूमि में नमी, भूमि के कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, मृदा संरचना, लवणों की मात्रा, अम्लता, रोगताप। आप इतना बना दोगे और एक एक बारे में, दो बारे में लिख दोगे, 4 पेज तो इसे भर जाएंगे आपके। एक पेज में जलमांग की परिभाषा, उसके बारे में, दूसरे पेज में जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक, और तीसरे पेज में एक एक लाइन, दो लाइन इनके बारे में लिख दोगे। ये तो बता दो, क्लासिफिकेशन एक पेज में आ जाएगा। फिर एक पेज में आपको इनके बारे में लिख दोगे कि अगर तापमान अधिक होगा, इधर देखो, अगर तापमान अधिक होगा तो पानी की मात्रा अधिक देनी पड़ेगी, अर्थात जलमांग अधिक होगा। भाई तापमान अधिक होगा तो पानी ज्यादा भाप बन के उड़ेगा, तापमान कम होगा तो इसी, अगर वायु की गति, हवा तेज चढ़ेगी तो पानी ज्यादा उड़ेगा, हवा की गति कम होगी तब, यही लिखना है। आर्द्रता अधिक होगी तो जलमांग अधिक होगा, आर्द्रता कम होगी, इस तरीके से, मतलब इसका कम ज्यादा करना है। फिर इसमें, इसके बारे में सबको पता है, भूमि की किस्म पर, भूमि का विकास, पत्ती के विकास पर, पत्ती की अवस्था पर, इतना लिख दोगे तो जिसने क्लासिफिकेशन बनाया था किसी की हिम्मत नहीं होती पेपर में नंबर काटने के लिए। अंदर तो हर बच्चा लिख ही लेता है, अगर इसको हेडिंग पता है तो हेडिंग के बारे में लिख ही लेगा, एक एक दो लाइन आराम से बढ़ जाएगी। इतना तो इससे चालू है, हेडिंग के अंदर तो लिख देगा कि तुम मुझसे बात नहीं करती थी। हाँ देखिए, अब आता हमारा जल। योगेश कहेगा कि मेरी बात नहीं होती, बाबू सोना सो जाओ। इधर देखो, है ना। अब जल क्वेश्चन आता, पौधे कौन सा जल लेते हैं, केशिका जल लेते हैं। पौधे कौन सा जल लेते हैं, केशिका जल लेते हैं। जल कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। केशिका जल, क्या बोलोगे, जल, जल, है ना। जल कितने प्रकार का होता है, केशिका जल, केशिका जल, गुरुती जल, और आर्द्रताग्राही जल, आर्द्रताग्राही जल, और रवों का पानी, रवों का पानी। पौधे कौन सा जल लेते हैं, पौधे यही जल लेते हैं, यही मतलब केशिका जल लेते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, पौधे कौन सा जल लेते हैं, केशिका जल लेते हैं। ये बंद कर ले,
केशिका जल लेते हैं, पौधे कौन सा जल लेते हैं? केशिका जल लेते हैं। अब यहां से क्या क्वेश्चन ये आ जाता है अगर कि गुरुत्वीय जल की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या बताओगे? -0.1 से 32 बार कितनी होती है? गुरुत्वीय जल की वैल्यू कितनी होती है? -0.1 से -0.32। केशिका जल की वैल्यू कितनी होती है? यही काम का है, मतलब पौधों के लिए कौन सा जल लिया था? केशिका जल लिया था। इसकी वैल्यू कितनी है? -1/3 से -31 बार, -1/3 से -31 बार होता है, -1/3 से -31 बार होता है। आर्द्रताग्राही जल की वैल्यू कितनी है? -31 बार। कितनी? -31 बार। कितनी होती है? -31 बार होती है। अब इसकी कुछ वैल्यू आ जाती है कि किसमें क्या नापा जाता है। तो लीटर पानी के आयतन की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन आएगा लीटर पानी के आयतन की कैसी इकाई है? तो क्या बोलोगे? सबसे छोटी इकाई है। तो 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर है। और 2 घन मीटर या भी पानी के आयतन की इकाई है, जो 1 मीटर लंबे 1 मीटर चौड़े बराबर 1000 लीटर होगा। मतलब क्वेश्चन 1 घन मीटर में कितने होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। ये पॉइंट आपको याद करने वाला है, ठीक। हेक्टेयर से सबसे ज्यादा पूछा जाता है जो क्वेश्चन, पानी की वह मात्रा जो 1 हेक्टेयर भूमि के लिए कितना होना चाहिए? तो आप याद रखना 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना पानी की आवश्यकता होती है? तो क्या बताओ? नहीं, 100 घन मीटर या 1 लाख लीटर। बहुत ज्यादा, 1 लाख लीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, उसके लिए 1 हेक्टेयर के लिए 15, वो डिपेंड करता है उसके लिए, ठीक। और ये चीज आपके डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ऑप्शन होगा 100 घन मीटर, 100 घन मीटर लगाओगे। ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए, आगे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आता है ना, बड़े लेवल पे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। समझ गए इतना? चले आगे की ओर। नहीं, बहुत चीज पढ़ रहे। अब देखिए, इस पे बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि अंतः स्पंदन या अंतः स्त्रवण, हमने जो याद किया इससे याद किया, इन्फिल्ट्रेशन पर्कुलेशन से याद किया। क्यों? अंतः स्पंदन अंतः श्रवण से में समझ में नहीं आता, और पेपर वाले भी होशियार इतना है, देखो पर्कुलेशन को हिंदी में लिख के दे दिया। अब आप वहां बोलोगे सर हिंदी में बताओ क्या होता है, आप तो ये वाला पढ़ के गए, तो आपको ये वाला सर क्या इन्फिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? भूमि की सतह से जल का मिट्टी के अंदर प्रवेश करने के, देखिए भूमि की सतह से पानी का अंदर प्रवेश करने की क्रिया को, ये ऊपरी सतह से पानी अंदर जाने की क्रिया को इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या बोला? पानी भूमि की सतह से जल का मिट्टी के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर खाली क्या हो रहा है? इंटीरियर हो रहा, घुस रहा, की क्रिया को इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक। या रेतीली मिट्टी में अंतःस्पंदन की दर सबसे अधिक होती कितनी? 25 मिलीमीटर प्रति घंटा होती, और चिकनी मिट्टी में 5 मीटर। आपको कितना याद करना, इतना जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है पानी का ऊपरी सतह से भूमि के अंदर जाना, बस। लेकिन पर्कुलेशन में क्या है? पानी का ऊपरी सतह से सोयल प्रोफाइल के निचले संस्तरों में जाना। क्या बोलोगे? सोयल संस्तर के निचले संस्तरों में जाना। यहां तो ऊपरी सतह से नीचे की हो रहा है, यहां पे ऊपरी सतह से निचले संस्तर में जाने के, क्या बोला? भूमि के ऊपरी सतह से नीचे की ओर जल धीरे धीरे क्रिया, मतलब क्या है? मृदा प्रोफाइल। ऐसे याद रखोगे कि भूमि का ऊपरी सतह से मृदा प्रोफाइल के संस्तरों में जाने की क्रिया को पर्कुलेशन कहते हैं, या भूमि की ऊपरी सतह से मृदा प्रोफाइल की संरचना में जाने को पर्कुलेशन कहते हैं। इसमें अंतर समझे? इसमें तो ऊपर से पानी नीचे आ रहा खाली, इसमें ऊपर से पानी सोयल प्रोफाइल, अभी आगे टॉपिक आएगा आपका, ए बी संस्तर को कहते हैं, सी संस्तर को कहते हैं। तो ऊपरी सतह से नीचे की ओर जाना क्या कहलाता हमारा है? पर्कुलेशन कहलाता है। मैं एक चीज आपको दिखाता हूं 1 सेकंड के लिए।
देखो इसमें क्या हुआ, इसमें जो रीजन है, हमने बोला इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, ऊपरी सतह से पानी नीचे की ओर जाएगा खाली, लेकिन पर्कुलेशन में क्या था, ऊपरी सतह से नीचे की ओर संस्तरों में जाने की क्रिया को पर्कुलेशन कहते हैं। क्वेश्चन आता है ए और बी संस्तर को क्या कहते हैं, ए और बी संस्तर को क्या कहते हैं, तो सोलम बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, सोलम बोलते हैं। इसी प्रकार से ए बी और सी संस्तर को क्या बोलते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी संस्तर को क्या बोलते हैं, रिगोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिगोलिथ बोलते हैं। और इसको वो संस्तर को कार्बनिक संस्तर बोलते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा काली काली होती है और सबसे ज्यादा उपजाऊ है। और भूमि में जहां हम लोग पेड़ पौधे लगा दो और पेड़ पौधे के नीचे जमीन देखोगे काली काली होगी, तो इसको कार्बनिक संस्तर बोलते हैं। इसे ऑर्गेनिक या कार्बनिक संस्तर बोल रहे हैं, कार्बनिक संस्तर बोलते हैं। ठीक, कार्बनिक संस्तर बोलते हैं। तो इतनी सी बात आपको अगर कोई पूछे आपसे तो आप बता दोगे कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, भूमि का ऊपरी सतह से भूमि के अंदर जाना, और पर्कुलेशन क्या होता है, भूमि के ऊपरी सतह से मृदा प्रोफाइल के विभिन्न संस्तरों में जाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो इंग्लिश में। ठीक, चलो वो आगे चीज आपको बताएंगे। हाँ समझे, बात नहीं समझे आप फिर से समझिए। अगर ऊपर से पानी यहां पे आ रहा है तो उसे बोलेंगे ऊपरी सतह से नीचे पर इनफिल्ट्रेशन बोलेंगे, इनफिल्ट्रेशन। लेकिन हमारी जड़ तो यहां तक आई हुई है, तो ऊपरी सतह से पानी विभिन्न संतरों से होते हुए यहां तक आना, नीचे की ओर, उसे पर्कुलेशन बोलेंगे। ये नीचे बेड रॉक्स आ जाती है, बेड रॉक्स मतलब पत्थर वाली रॉक्स, तो वो तो पत्थर वाली रॉक्स है, उससे तो मतलब ही नहीं रखे। इतना है आपको याद रखना। अभी आपको इल्यूवियल इल्यूवियल आगे आपको पढ़ाएंगे, इसे क्या कहते हैं। एक होता है इल्यूवियल, एक होता है आईफार। ये मेरा क्वेश्चन भी एजीटी एग्जाम में गलत हो गया तो मैं कंफ्यूजन में पड़ा, इंग्लिश में मुझे याद, वहां पे हिंदी में लिख के दे दिया बोला। इसका मतलब होता है वॉशिंग आउट, इंग्लिश में याद रखोगे, हमेशा कभी नहीं भूलोगे, वॉशिंग आउट। हाँ, इसका मतलब वॉशिंग इन। अब सर इसका मतलब क्या होता, आप तो हमें इंग्लिश में बता रहे हो, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। देखो वॉशिंग आउट का मतलब होता पानी का ऊपरी सतह पर बहना, आउट मतलब बहना, वॉशिंग मतलब बहना, पानी का ऊपरी सतह पर बहने की क्रिया को इल्यूविएशन बोलते। ई फॉर इल्यूविएशन, आई फॉर मतलब जिसमें डबल एल हो, है ना, उससे वॉशिंग इन मतलब भूमि का ऊपरी सतह से नीचे की ओर पानी जाना। इल्यूविएशन में क्या है, निक्षेपण और निच्छालन बोलते हैं हिंदी में, इसलिए कंफ्यूजन रहती है मुझे, इसलिए इंग्लिश में किया। ई फॉर वॉशिंग आउट, वॉशिंग आउट में भूमि के ऊपरी सतह पर पानी का बहना, ऊपरी सतह पर जाएगा। और आई फॉर इल्यूविएशन, इसमें क्या है, पानी का ऊपरी सतह से नीचे की ओर जाना, इन्फिल्ट्रेशन। ये कभी नहीं बोलोगे आप एग्जाम में। कट ना जाए। चलो अब बात करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 जल निकास किसे कहते हैं, हमने वहां पर इसलिए जल निकास को रोक दिया था। खेत में जल की आवश्यकता से अधिक पानी बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं। खेत में अधिक मात्रा में पानी जो दिया होता है उसको जल निकास कहते हैं। में किताब है तुम्हारे पास। खेत में अधिक मात्रा से पानी निकालने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जल निकास बोलते हैं। हाँ ठीक। अब यहां से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि जल निकास किसे कहते हैं और जल निकास की विधियों का बताइए, तो अभी आगे बताएंगे आपको। खेत में फसल की वृद्धि और विकास के लिए कृत्रिम रूप से पानी निकालने की क्रिया को याद रखना। खेत में अधिक वृद्धि और विकास के लिए कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहेंगे और निकालने की क्रिया को जल निकास ड्रेनेज बोलेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक। सिंचाई में पानी देना होता है, जल निकास में पानी निकालना होता है। ये हमने कॉन्सेप्ट के तरीके से।
अब हमें जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है बताओ। तुम्हारे खेत में पानी भर जाए तो पापा क्यों निकालते हैं? जिससे कि फसल बेकार हो। हाँ, नंबर 1। नंबर 2, और ज्यादा पानी भरने से खेत भी खराब हो सकता है। नंबर 3, और मट्टी ज्यादा मैश हो जाएगी, मुलायम, जिससे कि खेत ना डूब पाएगा ना कुछ हो पाएगा। नंबर 4, सब सही है। बताते ही रहूंगा। हाँ, बोल संस्कार, आगे बोल 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 बोल। निर्जल बताइए, निर्जल कौन होता है? हाँ, अलग पॉइंट बोलने। इसको पढ़ने में ध्यान दो। बोलो मोनिका, कुछ पॉइंट बोलो जो तुम्हें समझ में आया। हाँ, नंबर 2, कोई नहीं, बोलो बोलो बोलो। हाँ, नंबर 1, फसल बेकार ना हो इसलिए। नंबर 2, भूमि में वायु संचार बढ़ाने के लिए। जड़ों में अगर पानी भर जाएगा तो वायु संचार नहीं हो पाएगा, और वायु संचार नहीं पाएगा तो जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो मर जाएंगे, है ना। तो मूंजी में पानी निकालते हैं। मूंजी में क्यों नहीं पानी निकालते हैं? मूंजी में भी पानी निकाल, अगर मूंजी के पेनिकल में पानी भर गया तो फसल नुकसान हो जाएगी, समझे। जो ऊपरी जो पत्तियां होती है उसमें नहीं पानी भरना है। यही काम गन्ने भी, यही काम धान में। धान के ऊपरी सतह पे जो पानी होता है, अभी तुम कहते मूंजी से पानी नहीं निकालते, मूंजी गिर जाए और पानी भरा रहे, देखो क्या होगा, मूंजी गल जाएगा और ये नुकसान हो जाएगा। खड़ी है, अगर उसके पेनिकल में पानी भर गया तो नुकसान हो जाएगा, सूड़ी लग जाए। अच्छा, नंबर, अरे पेनिकल भी बताएंगे। धान के पुष्पक्रम को पेनिकल बोलते हैं। अब इधर देखिए, जलभराव को रोकना क्यों? बरसात में खेत में पानी, देखो, बरसात में खेत में पानी भर जाता है जिससे फसल सड़ जाती है। वायु संचार के लिए, अधिक पानी से मिट्टी के कणों के बीच की हवा की खत्म हो जाएगी, इससे जड़ें सांस नहीं ले पाएंगी। नंबर 3, भूमि के जलस्तर का नीचे रहना। जलस्तर ऊपर आने से खेत में दलदली बन जाएगी और समय से बुवाई नहीं, फसल वाला भूमि पानी भर गया, हमें अगली फसल की बुवाई करनी है, पानी हमारा खेत में पानी भरा तो क्या होगा, फसल लेट हो जाएगी, और फसल लेट होगी तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, और प्रोडक्शन फिर उसमें कीट रोग ज्यादा लगेंगे। लवड़ों का रोकना, अगर अधिक पानी भर जाएगा तो भूमि में ऊपरी सतह पर क्या आ जाएंगे, लवड़ आ जाएंगे, भूमि में ऊपरी सतह पर लवड़ आ जाएंगे और नमक की पपड़ी भी जम जाएगी। मिट्टी के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, ज्यादा पानी वाले मिट्टी ठंडी हो जाती है, इससे बीज का जर्मिनेशन, अंकुरण नहीं हो पाता है। रोगों और कीटों से बचाव के लिए, जल भराव से झुलसा रोग, उकटा रोग, फफूंदी रोग इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। कृषि कार्य के समय से नहीं हो पाता। तो अगर आ जाए जल निकास किसे कहते हैं, जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, लिख दोगे आराम से। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, जल निकास के लाभ क्या है? तो वही लाभ है, प्रोडक्शन अधिक होगा, वायु संचार बढ़ा, तो फसल की पैदावार में 20 से 30% वृद्धि हो जाती है, भूमि की भौतिक दशा सुधरती है और मिट्टी बढ़, समय पर खेत की फसल की बुवाई जुताई हो जाती है, मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जो मिट्टी में हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे दलहनी फसलों में राइजोबियम पाया जाता है, दलहनी फसलों में हमारा क्या पाया जाता है, एजोटोबैक्टर पाया जाता है। ऊसर भूमि सुधर जाती है और फसल की गुणवत्ता अच्छी होती है, रोग कम। अब इससे जल निकास के लाभ में अब हम लोग आएंगे, जल निकास से भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने तो बात कर लिया भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने पौधे पर, तो भूमि पर, मिट्टी में वायु संचार अच्छा हो जाता है, अगर जल निकाल देंगे वायु संचार अच्छा हो जाएगा, मिट्टी का तापक्रम बढ़ जाएगा, इससे बीज जल्दी जल्दी उगाएंगे, मिट्टी की संरचना सुधर जाती है और भूमि भरभरी और पोली हो जाती है ना। पोली तो सुना होगा कि तो बहुत पोला है, पोला मतलब तो बहुत कमजोर है, खोखला। हानिकारक लवण नीचे चले जाते हैं और ऊपर सफेद पपड़ी बन जाती है। लाभदायक केचुए पता ही है ना, केचुए क्या करते हैं, किसानों का मित्र बोला जाता है इनको, या प्राकृतिक हलवाहा बोला जाता है। ये मिट्टी को खाते हैं और भुरभुरी बनाते हैं, ऊपर की मिट्टी को नीचे करते हैं, समझे। और मिट्टी में जलवायु का संतुलन सही क्रम बना। अगला पॉइंट, हमें खेतन में जो गोबर का खाद रहे वो कब लगाना चाहिए, मतलब क्या साल में लगाना चाहिए एक बार खेत में। गोबर की खाद अगर बात करेंगे हम लोग गोबर की खाद के बारे में, तो गोबर की खाद जो उसका रिएक्शन होता है तुरंत अगर हम फसल में डालते हैं तुरंत नहीं दिखाई देगा, वो 3 साल तक गोबर की खाद काम करती है, 3 से 4 साल, 3 साल तो मिनिमम करती है। और कम डालना चाहिए गोबर की खाद, हमें जो डालनी चाहिए मई के महीने में डालनी चाहिए, क्योंकि मई के महीने रोज बारिश हो जाएगी हमारी
और पूरा खेत एक्टिव हो जाएगा अगली फसल की बुआई के लिए। मतलब ऐसे याद रखो, जरूरी नहीं मई में, फसल की बुआई से लगभग 1 से 1.5 महीना पहले, 1 महीने तो पहले, फसल की बुआई से 1 महीना पहले डालनी चाहिए, है ना। और ज्यादातर हम लोग उन फसलों में ज्यादातर गोबर का प्रयोग करते हैं जिन फसलों में हमें प्रोडक्शन, या आलू में करते हैं, गन्ने में करते हैं, सब्जी वर्ग की फसलों में ज्यादातर करते हैं। लाभदायक केंचुए जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, मिट्टी में जलवायु का संतुलन सही रहता है। अगला पॉइंट, जल निकास के भूमि पर पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये तो हमने भूमि पर प्रभाव पड़ा, पौधे पर प्रभाव, जड़ों का विकास अच्छा होता रहता है, जड़ें गहरी हो जाती है, सड़ती नहीं, पौधे को पानी और हवा दोनों संतुलित मात्रा में मिलते हैं, पौधा हरा भरा स्वस्थ रहता, पीला नहीं पड़ता है, रोग कीटों का प्रकोप कम होता है और फसल जल्दी पकती और दाने का वजन बढ़ता है, पोषक तत्वों का अवशोषण अच्छा होता है जिससे उपज बढ़ जाती है। तो आय जल निकास किसे कहते हैं, भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है और पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लिख दोगे पौधे पर प्रभाव के पॉइंट लिख दोगे और भूमि पर प्रभाव के पॉइंट, 6 पॉइंट लिखोगे, एक पेज तो इसे भर जाएगा आपका, है ना। अगला पॉइंट हमारा है, अब पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में अंतर किसे कहते हैं। देखिए इसमें बहुत टाइम लगा, 2 घंटे बनाने लगे सेट करने में, 10 पेज बचे, आधा घंटे के 20 मिनट की हम पढ़ा रहे, मुझे नहीं कोई दिक्कत इनको। इतना दो पृष्ठीय मतलब होता है भूमि की ऊपरी सतह, हाँ, अधो पृष्ठीय मतलब क्या होता है, क्या है कि अधो पृष्ठीय भूमि के अंदर, सुनिए, पृष्ठीय भूमि की सतह से ऊपरी खुली नालियों द्वारा जल निकास किया जाता है, ऊपरी खुली नालियों, इसमें क्या आता है, भूमि के अंदर नालियों बनाकर जल निकास किया जाता है। इसमें जोत का, अच्छा देखो, अगर भूमि के ऊपरी सतह पर हम लोग क्या करेंगे, भूमि के ऊपरी सतह से पानी निकालेंगे तो बरहा बनाना पड़ेगा, तो खेत का क्षेत्रफल कम होगा, बढ़ेगा, घटेगा। लेकिन इसमें क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि जमीन के अंदर रहेंगे रखे। इसमें प्रतिवर्ष मरम्मत करना पड़ता है, हर साल मिट्टी भाई बनाओगे, मिट्टी बना, लेकिन इसमें प्रतिवर्ष मरम्मत नहीं करने पड़े, एक बार बना दो, 3-4 साल की फुर्सत। इसमें खेत में ऊपरी सतह पर नालियां होने के कारण कृषि कार्यों में बाधा होती है, इसमें कोई बाधा नहीं पड़ती है। सहायक नालियों के आवागमन में रुकावट होती है, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ता है। इसके जल निकास में मृदा क्षरण की अधिक आवश्यकता होती है, बिल्कुल, और जल निकास होगा तो मिट्टी कटेगी, इसमें ऐसा कुछ भी लक्षण नहीं है। लेकिन भूमिगत जल निकास करने के लिए पैसा अधिक चाहिए, है ना, प्लास्टिक नालियां, लेकिन इसमें नहीं, से पैसा कम चाहिए होता है। मरम्मत याद में इसमें कुल समय खर्च कम होता है, इन नालियों की मरम्मत आवश्यक होता है, उसे तलाश करने में समय और पैसा अधिक लगता है। भूमि की भौतिक दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसकी भौतिक दशा सुधरती है। इसमें लीचिंग का हास्य नहीं होता है, इन नालियों में लीचिंग द्वारा हास होता है। भूमि के जलस्तर पर कोई खास कर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें जलस्तर नीचा हो जाता है। अगर 4 नंबर पे पॉइंट आया तो 10 पॉइंट लिख दोगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। हाँ, 8 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे सर आपको। अब अगला पॉइंट देखिए, सिंचाई और जल निकास में अंतर। सिंचाई में खेत में पहले तो सिंचाई की परिभाषा लिख दोगे, जल निकास की परिभाषा लिख दो। सिंचाई में पानी दिया जाता है, जल निकास में पानी निकाला जाता है। सिंचाई में खेतों तक पानी पहुंचाने की नालियों की ऊंची बनानी चाहिए। अच्छा, सिंचाई में तो नाली ऊंची रखेंगे और जल निकास में नीचे रखेंगे, तभी तो खेत से पानी निकलेगा। सिंचाई नालियों में आवश्यकता वर्ष भर होती है, लेकिन जल निकास में आवश्यकता नालियों की वर्ष भर नहीं होती। जब हमें पानी निकालने की आवश्यकता होगी तब हम नाली बना देंगे, नहीं आवश्यकता होगी नहीं निकालेंगे। सिंचाई के लिए पानी अन्य घरेलू उपयोग भी आ सकता है, लेकिन जल निकास वाला पानी किसी काम नहीं आ सकता। और खेत में अगर पानी दे दो उसके बाद पानी निकालो, कोई काम आएगा नहीं पाएगा। सिंचाई से भूमि में जलस्तर ऊपर उठता है, इसमें भूमि के जलस्तर नीचे गिरता है। अगला पॉइंट, पृष्ठीय जल निकास, भूमिगत जल, अधो पृष्ठीय, ये तो करा दिया हमने। अब हमारा चलता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 छोटा है। लवड़ी एवं क्षारीय मृदाएं किसे कहते हैं? तो हम उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक कितनी होती है? 12.95 लाख हेक्टेयर है। ये सबसे ज्यादा कुल प्रभावित, इसका क्षेत्रफल कितना 18.5 है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आप गुजरात में, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं? तो मैनपुरी, अलीगढ़ आपके पास का एरिया, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, आगरा, मथुरा। तुमने क्वेश्चन आता है मथुरा में जो
मथुरा ताजमहल है हमारा आगरा नदी पर, इसीलिए ये क्या है, लवड़ी मृदा होने से वहाँ क्या इसका कलर चेंज होता जा रहा है। हाँ इसीलिए वो पानी से, जैसे क्योंकि वहाँ पर वो भी है ना, यमुना नदी है, यमुना नदी है, लेकिन यमुना नदी में गंदा पानी है, गंदा पानी है। तो अब भूमि में भूमि लबड़ी है, और भूमि में जो सिंचाई जल निकास किया गया वो नदी में गया, नदी से इसका भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, बस थोड़ी देर को रह गई। लवड़ी और क्षारीय मृदाएं कितनी प्रकार से बांटी गई? 3 प्रकार से। लवड़ी क्षारीय मृदाएं, लवड़ी मृदाएं, क्षारीय मृदाएं और लवड़ी क्षारीय। अच्छा, लवड़ी मृदाएं किसे कहते हैं? वे मृदाएं जिसका पीएच मान 8.5 से कम होता है। लवड़ी मृदा को पीएच मान क्या होता है? 8.5 से कम होता है। जबकि ईसी विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 मिलीमीटर से अधिक होती है। अब इनकी टेबल के रूप में भी समझाएंगे। 4 मिलीमीटर से अधिक होती है, और विनिमय सोडियम ईएसपी की 15% से कम होती है। विशेष 15% से कम होती है। क्या बोला? लवड़ी मृदाओं का पीएच मान 8.5 से कम होता है, जबकि विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 मिलीमीटर से अधिक होती है। विनिमय सोडियम 15% से कम होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन में रहता पेपर में, यार हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने टेबल बनाई कि आपको जल्दी याद हो जाए। इनमें घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक होती है। विलय धनायनों के आधे से अधिक भाग सोडियम का होता है। सामान्य रूप से अधिकतर NaCl और सोडियम सल्फेट होता है। तो क्वेश्चन आता है, लवड़ी क्षारीय मृदा किसे कहते हैं? इनका वर्गीकरण करिए, इनकी सुधारने की विधियों का वर्णन करिए, या लवड़ी क्षारीय मृदा की परिभाषा लिखिए, उनको कैसे सुधारा जा सकता है रखिए। तो देखिए अगले अभी हमने इसकी टेबल भी बनाई, तो ज्यादा समझ में आया। क्षारीय मृदाएं, तो देखो लवड़ी मृदा का पीएच मान 8.5 से कम था, क्षारीय मृदा का पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। और लवड़ी मृदा में इसमें 25 डिग्री सेल्सियस पे मृदा में विद्युत चालकता कितनी थी? 4.5 से उसमें अधिक थी, इसमें कम थी। विनिमय सोडियम इसमें 15% से अधिक था, उसमें कम था। ये डायरेक्ट अपोजिट है उसका। एक की याद कर लो, एक की याद हो जाएगा। अब कंफ्यूजन आती है तीसरी वाली में, तो उसका भी ट्रिक बताएंगे। इन मृदाओं में मृदा संकीर्ण कॉम्प्लेक्स सोडियम से संतृप्त में रहता है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम धनायन भी संकीर्ण को अवशोषित करते हैं। मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम भी इसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। ऋणायन में कार्बोनेट की प्रधानता होती है, फिर भी क्लोरीन, सल्फेट और बाइकार्बोनेट की पर्याप्त मात्रा रूप में पाई जाती हैं। काली क्षारीय मृदा सोलेनेज के नाम से, क्वेश्चन आ जाए, काली क्षारीय मृदा को किसके रूप नाम से जाना जाता है? सोलेनेज के नाम से जाना जाता है। बस 4-5 पेज और बचे हैं। लवड़ी क्षारीय मृदाएं, तो वे मृदाएं जिसका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। पीएच वैल्यू तो सोरेनसन ने दी थी, 1905 में दी थी। पीएच माना पड़ा था भूमि का, जैसे पानी का पीएच माना पड़ता है, और तो इसे पीएच माना पड़ता है। तो वे मृदा जिनका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है, तथा विद्युत चालकता 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है, और विनिमय सोडियम 15% से अधिक होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? लवड़ी क्षारीय मृदा कहते हैं। देखिए हम एक चीज आपको देखो, ये चीज आप लोगों के लिए इसलिए बना के लेके आए, आपके जितने डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे इन 3 चीजों में। अच्छा, लवड़ी क्षारीय के लिए है। एक सेकंड को, मैं आपको एक चीज और बना के देता हूं। इसको लिखिए आप एक सेकंड के लिए। इसे लवड़ी क्षारीय, लवड़ी क्षारीय मृदा। संस्कार लेके इसको भटक से विद्युत चालकता
25 डिग्री टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 4 मिलीमीटर अधिक होते हैं, कम होते हैं, अधिक होते हैं। अगला है सोडियम विनिमय सोडियम 15% से कम, इसमें 15% से अधिक, इसमें भी अधिक। आप इस तरीके से आप अगर पेपर में भूल जाना परिभाषा तीनों की, तो टेबल माइंड में ख्याल रखना। लवड़ी मृदाएं सुन लेना, इसे याद हो जाएगा, नोट करिए जल्दी से। विद्युत चालकता 25 डिग्री तापक्रम पर 4 मिलीमीटर से, विनिमय सोडियम, विनिमय सोडियम दस मिनट हो जा। देखिए, लवड़ी मृदाओं का पीएच मान 8.5 से कम होता है। ठीक, लवड़ी मृदाओं इधर ऊपर देखिए, याद हो जाएगा। लवड़ी मृदाओं का पीएच मान 8.5 से कम होता है। विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 मिलीमीटर से अधिक होती है। विनिमय सोडियम की मात्रा 15% से कम होती है। याद हो गया। लवड़ी का उल्टा क्षारीय होता है, तो क्षारीय मृदाओं का पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पे कम होती है और विनिमय सोडियम अधिक होता है। मतलब लवड़ी एक का याद कर लो, दोनों का अपोजिट हो जाएगा। एक का याद कर लो, दोनों का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब बच्चा कंफ्यूजन इसमें खा जाता है कि इसमें खाता है लवड़ी में। ये सिर्फ क्या नहीं है 15% है खाली, परसेंटेज साइन अरे वहां पे ये वो तुम अब पता कर रही हो तुम नहीं। ठीक। अब इसमें अंतर है, लवड़ी क्षारीय मृदाओं का पीएच मान तो 8.5 से अधिक होता है, लेकिन विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पे अधिक होती है। तो कैसे याद रखोगे, लवड़ी क्षारीय उल्टा उल्टा। अगर लवड़ी मृदा का पीएच मान 8.5 से कम है तो इसका अधिक होगा, इसका अधिक है तो इसका कम होगा। लेकिन अगर लवड़ी क्षारीय आ जाए तो लवड़ी क्षारीय में क्या हो जाएंगे हमारे पास में, तो आप बोलोगे लवड़ी क्षारीय मृदाओं में तीनों चीज अधिक। कैसे याद करोगे, तीनों चीज अधिक, बस लवड़ी क्षारीय मृदाओं में तीनों चीज अधिक होती हैं। क्लियर, नेक्स्ट पेज, बस 3-4 पेज बचे। तो अगर ये अंतर आ जाए तब भी लिख देना 4 नंबर में। 3 चीजें हो गई। फिर विलयन आयंस इसमें क्या होते हैं, क्लोरीन और सल्फेट होते हैं लवड़ी मृदाओं में। इसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं रखे। इसमें विद्युत अपघटन का प्रभाव कणों की उल्टी पिंडन होती है। इसमें क्षारकता के कारण होती है रखे। शुष्क अवस्था में लवड़ी मृदाएं भुरभुरी होती हैं, ये अत्यधिक कठोर होती हैं। इनमें मृदा सुधार यांत्रिक और सस्व क्रियाओं के द्वारा होता है, इनमें रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है रखे। अगला पॉइंट, अब लवड़ी क्षारीय मृदा बनने के कारण क्या क्या है, तो क्या बताओगे। नंबर 1, पैतृक पदार्थ। अच्छा सर, पैतृक पदार्थ का मतलब है अगर हमारी भूमि पहले से ही लवड़ी है तो उसको कितने भी सुधारा जाए भी लवड़ी ही रहेगी। कोई लड़की या लड़का कितना भी बिगड़ा हो, उसका कितना भी सुधार, हम सुधार पाएंगे नहीं, सुधरेगा, लेकिन एक समय में सुधर जाएगी, ये सुधर जाएगा। पैतृक पदार्थों की प्रकृति, शुष्क जलवायु के कारण लवड़ी जल से अधिक ही उच्च जल स्तर, अनुचित जल निकास। अगर जल निकास की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तब भी हो जाएगा। अधो मृदा का अभियक्ता, क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से, समुद्र के जल के प्रभाव से, ज्वालामुखी का प्रभाव से। और क्वेश्चन आए
लवड़ी छारी मृदा किसे कहते हैं, इनके मृदा बनने के कारण बताइए। तो इतने कारण लिख दोगे, एक दो का वर्णन कर दोगे। तो दिया तो 5 आगे लिख दूंगा। समझ में आ गया। अब इसके हम लोग इम्प्रूव 39 एक पेज इसका कहाँ गया यार, कोई बात ना 39 दे दो। चलो दे दो 39 ये हो तो गया। एक सुन लो, एक सुन लो। बस 2 मिनट शांत रहो खाली। कंट्रोल ऑफ सेलाइन। आजा यार, ऐसे तो जादू ऐसे नहीं है, केमिस्ट्री का चलो वो जो लवड़ी क्षारीय मृदाओं का हम लोग इसमें नेक्स्ट क्लास की एग्रोनॉमी में इसको जोड़ देंगे। मतलब उनको कैसे, भौतिक विधि होती है, रासायनिक विधि होती है और जैविक विधि होती है, उनको कैसे सुधारा जाएगा। ठीक, अगला देखिए, वो पता नहीं स्लाइड है। फिर लवड़ी क्षारीय मृदा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। भौतिक दशा खराब हो जाती है, वायु संचार बंद हो जाते हैं, जल प्रवेश बंद हो जाता है, पीएच मान बढ़ जाता है, लाभदायक जीवाणु मर जाते हैं, वो पोषक तत्व कमी। तो ये पॉइंट लिखोगे, इसके बारे में एक एक लाइन हमने लिख रखी है। क्लियर हो गई बात। अगला पॉइंट, फिर इसके पहले मृदा का पौधे पर क्या प्रभाव है। तो पौधे पर क्या असर पड़ता है, पराशर दाब बढ़ जाता है, ओस्मोसिस। मिट्टी में लवण अधिक होने से जमीन से पानी खींच नहीं पाता और पौधे पानी में खड़े होकर भी प्यासे मर जाते हैं। अंकुरण ना होना, बीज बोते ही लवण के कारण सड़ जाते हैं, अंकुरण 50% तक कम हो जाता है, जड़ों का विकास रुक जाना होता है, बोनापन हो जाता है, पत्तियों का जलना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने ये जो चीजें हैं, अगर 5 मिनट साइलेंट, जो बच्चे अभी भी पेड कोर्स में नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन होने के लिए हमारा कांटेक्ट नंबर है 9369044421। आप इस पे मैसेज करिए। कंप्लीट आपको 1 साल का कोर्स की प्राइस ओनली, मतलब पेपर तक की 1100 रुपए। इसमें आपको कंप्लीट आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ नोट्स और 10 ईयर ओल्ड पेपर सॉल्यूशन के मल्टीपल अलग, अतलगोत्री अलग, निश्चित अलग, इन सभी का सॉल्यूशन कराया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद भारत, वंदे मातरम।